Chapters 493 Surge in Battle Strength, 494 All of You, Get Lost, 495 Grey White Stone Slab, 496 The Q Inheritance Chapter Start, Chapter 493 जंग की ताकत में इजाफा एक पाल बाद। HMPH फैंग युआन की निगाहें एकदम ठंडी थी जब उसने अनगू इमोर्टल्स के नाम अपने दिमाग में छाप लिए। डियाओ सू, ग्रेट इमोर्टल जूशी, डियान हुवांग तियानमो, ओल्ड मैन यानशी, तो ये तुम्हारा काम था। आखिरकार उस समझ आ गया कि उसके लिए मुसीबत खड़ी करने वाले लोग कौन थे, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी की यादों के मुताबिक इनमें से ZYA डटार गू इमोर्टल्स वही थे जिन्होंने लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया था। ये गू इमोर्टल्स ZYA डटार नॉर्दर्न प्लेन्स से हैं, लेकिन कुछ सदर्न बॉर्डर्स, ईस्टर्न सी, वेस्टर्न डेजर्ट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट से भी हैं। अगर मेन ओल्ड मैन यानशी को भी जिन लून, तो ये छिपी हुई और रहस्यमयी गू इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन सच में बहुत बड़ी है। इस अनोखे झगड़े की वजह से फैंग युआन को कई राज पता चले और वो अंदर ही अंदर हैरान था। ये कैसी ताकत थी, इसे बनाया किसने था? अपनी पिछली जिंदगी में इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, वो पूरी तरह अंधेरे में था। इतनी बड़ी ताकत पर्दे के पीछे छिपी हुई थी, वो कोई साधारण जहरीला सांप नहीं, बल्कि पेड़ों के पीछे छिपा एक खूंखार शेर थे। वो क्या प्लान कर रहे थे, उनका मकसद क्या था? फ्यूचर में पांचों रीजन्स की लड़ाई के दौरान इन सारे इवेंट्स में उनका क्या असर था? और ओल्ड मैन यानशी का इस रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल था? उनके पहले के झगड़े के बारे में सोचते हुए, जबकि ऐसा लग रहा था कि वो पूरी ताकत से हमला कर रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया था, उनका अपने एक्शंस पर पूरा कंट्रोल था। बाहर वालों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ होगा, वो इसे बस एक मामूली मुकाबला समझेंगे। यहां तक कि वो खुद, अगर उसके पास 500 साल की यादें ना होती, तो वो बस यही सोचता कि उसकी किस्मत खराब थी और सामान खरीदते वक्त उस सख्त कंपटीशन का सामना करना पड़ा। उन्होंने चुपके से वार किया, उस रोकने की कोशिश की, और जब देखा कि वो उस रोक नहीं सकते, तो वो रुक गए। पूरा हमला पानी में पत्थर फेंकने जैसा था। कुछ लहरों के बाद पानी की सतह वापस नॉर्मल हो गई। फैंग युआन अपने दिल में साफ जानता था, वो इस बार उनके हमले से लंग या लैंड स्पिरिट के रेसिपीज की वजह से बच पाया, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। सबसे जरूरी बात, सामने वाली पार्टी खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहती थी या कोई शक पैदा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत नहीं लगाई। बेशक फैंग युआन अपनी पिछली जिंदगी में एक गू इमोर्टल था, लेकिन अब वो सिर्फ एक मोर्टल था। बेशक उसके पास एक ब्लेस्ड लैंड था, लेकिन वो गू इमोर्टल्स के गठबंधन का मुकाबला नहीं कर सकता था, और वो भी ऐसी रहस्यमयी और ताकतवर फोर्स के सामने। ओल्ड मैन यानशी का ध्यान मेरी तरफ आने की सबसे बड़ी वजह फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल गू हाई है। फैंग युआन ने मन हाई मन सोचा। उस वक्त उसने एक मोर्टल शरीर का इस्तेमाल करके सबके सामने एक इमोर्टल गू रिफाइन किया था। ये कुछ ज्यादा ही लोगों की नजरों में आ गया था। इमोर्टल गू ऐसी चीज थी जो बहुत कम गू इमोर्टल्स के पास होती थी। और फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल गू की तो बात ही छोड़ दो, ऐसा टॉप टियर रैंक 6 गू। जाहिर है ये गू इमोर्टल्स का लालच अपनी तरफ खींचेगा। प्रॉब्लम यह थी कि वो कितना हाई प्रोफाइल हो गया था, लेकिन फैंग युआन के पास कोई चारा नहीं था। उस वक्त हालात ने उस ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। इसका नतीजा भी सबसे अच्छा निकला, इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। इतने लंबे समय के बाद मुझे यकीन है कि खबर फैल चुकी होगी। इमोर्टल क्रेन सेक्ट जरूर इसकी गहरी जांच कर रहा होगा, लेकिन ये एक अच्छी बात है। वो जितना साफ जांच करेंगे, उतना ही मेरे बारे में जानेंगे। मैं सिर्फ 30 साल का हूं, मैं एक बर्बाद हो चुके छोटे मीडियम साइज के क्लैन का आवारा हूं, मैं एक अकेला कल्टीवेटर हूं, या फिर मैं एक डिमोनिक गू मास्टर हूं। इतनी कमजोर काबिलियत और रिसोर्सेज की कमी वाले इंसान के रूप में नेहू इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड के नज़ारे के बारे में जान पाया और एक इमोर्टल गू रिफाइन कर पाया। ये कैसे मुमकिन है? ये तो एक चींटी के विशाल बनकर हाथी को निगल जाने जैसा है, या एक सूअर के पंख उगाकर बाज से भी ऊंचा उड़ने जैसा है। या अगर अर्थ की भाषा में कहें तो यह साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। इस तरह वो लोग जरूर अंदाजा लगाएंगे कि मेरे पीछे कोई एक्सपर्ट है। इस लेवल का कोई शख्स जरूर एक ताकतवर और रहस्यमयी गू इमोर्टल होगा। मैं तो बस एक मोहरा हूं जिसे ये शख्स पर्दे के पीछे से इस्तेमाल कर रहा है। और इसी वजह से अगर वो मुझसे निपटना चाहते हैं, तो उन्हें मेरे पीछे वाले इंसान या मुझे सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना होगा। क्या पता ये बैकग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन लोगों का एक ग्रुप हो, एक सुपर क्लैन या एक सुपर सेक्ट। कोई नहीं जानता। कोई भी अनजान चीज के बारे में जांच करना चाहेगा, अपने दुश्मनों के बारे में जानने के लिए हर तरीका इस्तेमाल करना चाहेगा। जब तक वो साफ साफ जांच नहीं कर लेते,
जब तक नीहू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर छिपा रहता हूं और कुछ भी हद से ज्यादा नहीं करता, वो सिर्फ मुझे परखने की कोशिश करेंगे लेकिन सच में पूरी ताकत से हमला नहीं करेंगे। फैंग युआन के विचार लहरों की तरह चल रहे थे, चिंगारियों की तरह भड़क रहे थे जब वो अपनी मौजूदा स्थिति का आकलन कर रहा था। ऑफ कोर्स, ये सब बस टेम्पररी है। कागज आग को नहीं छिपा सकता। जैसे ही उन्हें सच पता चलेगा या उनका सब्र टूट जाएगा, मेरी मुसीबत शुरू हो जाएगी। जिस पैल इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया, फैंग युआन के लिए सबसे अच्छा नतीजा यही होगा कि वो ब्लेस्ड लैंड को खुद ही तबाह कर दे और दोनों तरफ भारी नुकसान हो। इस हालत में किसी को भी डांग माउंटेन नहीं मिलेगा। अपने ब्लेस्ड लैंड का सुरक्षा कवच खोने के बाद फैंग युआन का हर कोई शिकार करेगा। इसीलिए वो चांग शनयिन की आइडेंटिटी को भविष्य के बैकअप प्लान के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, ताकि अपने लिए एक रास्ता खुला रख सके। एक होशियार खरगोश अपने लिए 3 घर बनाता है। अपने टाइम का डेमोनिक लॉर्ड होने के नाते फैंग युआन ये बात अच्छी तरह जानता था। अपने विचारों को समेटने के बाद फैंग युआन ने एक गहरी सांस ली। यूज तेजी से कल्टिवेट करना था। सबसे अच्छा होता अगर वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट और यूएस रहस्यमयी फोर्स के हमले से पहले एक बार फिर इमॉर्टल स्टेज तक पहुंच जाता। लेकिन तब भी ये एक बहुत बड़ा खतरा होता। अगर वो इससे बच ना पाता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते और वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता। प्रेशर बहुत ज्यादा है। बेशक फैंग युआन को 3 किंग्स ब्लेस्ड लैंड में सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, लेकिन अपने एक्शंस की वजह से उसने पहल करने का मौका खो दिया था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट, डांग माउंटेन, रहस्यमयी फोर्स, ब्लेस्ड लैंड की अर्थली कैलेमिटी। बेशक यूसु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड मिल गया था और उसकी ताकत बढ़ गई थी, लेकिन अब वो और भी बड़े खतरे में था। ये सारी गंभीर और खतरनाक स्थितियां उस कदम कदम पर दबा रही हैं, एक चाबुक या डरांती की तरह उस आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही हैं। अगर वो एक पाल के लिए भी धीमा पड़ा तो अंजाम सोचा भी नहीं जा सकता। अगर उसकी जगह कोई और होता तो ऐसी निराशाजनक परिस्थितियों में उनका दिमाग और शरीर थक जाता, उनके सपने चूर चूर हो जाते। सिर्फ फैंग युआन हाई अपना दिमाग दौड़ा कर और आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर आने वाली तबाही के बीच जीने का एक मौका ढूंढ सकता था। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी हालात बेहतर नहीं हो रहे थे। जैसे कि अब वो एक नई समस्या का सामना कर रहा था। इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स खत्म हो रहे थे। उसने पहले बड़ी संख्या में इमॉर्टल गू रेसिपीज बेचकर 28 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स हासिल किए थे। लेकिन कुछ खरीदारी के बाद, खासकर अभी की बड़ी खरीदारी के बाद, उसका खर्चा बहुत ज्यादा था और उसके फंड्स खत्म हो रहे थे। अभी फैंग युआन के पास 4 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स बचे थे। लेकिन ऐसी बहुत सी जगह थी जहां यूज इन्वेस्ट करना था। मजबूरन यूज वुल्फ ग्रुप्स में इन्वेस्ट करना बैंड करना पड़ा। लेकिन फैंग युआन का असली प्लान स्ट्रेंथ और एंस्लेवमेंट पाथ दोनों को एक साथ कल्टिवेट करना था। ए फ्लैट जबकि उसके पास दूसरा अपच था, ये प्लान आकर ले रहा था। एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर की ताकत 3 चीजों पर निर्भर करती थी। पहला, गुलाम बनाए गए जानवरों के झुंड का साइज। दूसरा, एंस्लेवमेंट पाथ गू वॉर्म्स जो गू मास्टर के पास थे। तीसरा, एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर की सोल। उनकी सोल की बुनियाद जितनी गहरी होगी, वो उतने ही ज्यादा जानवरों को गुलाम बना सकते थे और उतने हाई ताकतवर बीस्ट किंग्स को कंट्रोल कर सकते थे। वो जितना लंबा समय जानवरों के झुंड को लड़ाई में मैनिपुलेट कर सकते थे, उतना ही बेहतर होता। मेरी खरीदारी के बाद मेरे भेड़ियों के झुंड का साइज नॉर्दर्न प्लेन्स के मोर्टल प्लेन में ऑलरेडी सेकंड रेट है। फर्स्ट रेट एंस्लेवमेंट मास्टर्स अभी भी वो 3 हैं, माजुन, जियांग बाओया और यांग पोयिंग। लेकिन मेरे एंस्लेवमेंट पाथ गू वॉर्म्स सब चांग शनयिन से माइल थे। वो सिर्फ रैंक 4 के हैं। मुझे उन्हें रैंक 5 तक ले जाना होगा ताकि मेन नॉर्दर्न प्लेन्स की बड़ी लड़ाई का सामना कर सकूं। शुक्र है, डांग माउंटेन की धीमी मौत के बावजूद इसे अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गट्स गू के साथ मेरा खर्चा काफी कम हो गया है, लेकिन इसके अलावा मुझे अभी भी बड़ी संख्या में वुल्फ सोल गू की जरूरत है ताकि मैं अपनी वुल्फमैन सोल को इंप्रूव कर सकूं। अपनी कल्टीवेशन की जरूरतों को देखते हुए फैंग युआन के पास इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कम लग रहे थे। बड़ी मात्रा में भेड़िए खरीदना फैंग युआन के एंस्लेवमेंट कल्टीवेशन के 3 पहलुओं में से सिर्फ एक को पूरा करता था। आगे उसने ट्रेजर येलो हेवन में कुछ और गू रेसिपीज खरीदे, साथ ही बहुत सारे रिफाइनमेंट मटेरियल्स और रैंक 5 वुल्फ सोल गू, जिसकी उस सख्त जरूरत थी, टोटल 18 खरीदे। इस तरह उसने एक और इमॉर्टल एसेंस स्टोन खर्च कर दिया। अब उसके पास सिर्फ 3 बचे थे। फैंग युआन ने अगला निशाना रेलक गू पर लगाया। उसका दूसरा एपेचर गू अभी अभी बना था। वो सिर्फ रैंक 1 इनिशियल स्टेज पर था, उस शुरू से कल्टिवेट करना था।
लेकिन फैंग युआन को कल्टिवेट करने का टाइम कहाँ से मिलता? रेलिक गू का इस्तेमाल करके कल्टिवेशन लेवल बढ़ाकर वो इस दूसरे अपच का फायदा कम समय में उठा सकता था। बेशक उसके ऐसे इरादे द, लेकिन इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स लगभग खत्म हो चुके द। फैंग युआन सिर्फ ग्रीन कॉपर, रेड स्टील, व्हाइट सिल्वर और येलो गोल्ड रेलिक गू हाई खरीद सका। आगे उसने बॉडी मॉडिफिकेशन गू वर्म चुना। शरीर एक थैली की तरह है जो आत्मा को रखता है। जब आत्मा मजबूत होती है लेकिन शरीर यूं संभाल नहीं पाता तो एक रुकावट बन जाती है और आत्मा का विकास रुक जाता है। उसी तरह अगर शरीर काफी मजबूत नहीं था तो स्ट्रेंथ पाथ गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहना पड़ता था। अगर उन्होंने ज्यादा जोर लगा दिया तो दुश्मन को मारने से पहले ही उनकी अपनी हड्डियां टूट सकती थीं और मांस फट सकता था। जब फैंग युआन ने अपना ट्रांजैक्शन पूरा किया तो उसके पास सिर्फ 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स बचे थे। यह 2 स्टोन्स इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए रखे गए थे। अगले 2 दिन तक फैंग युआनहू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड से बाहर नहीं निकला। उसने डांगहू माउंटेन पर कल्टिवेट किया। ये आखिरी गट्स गू है। एक चट्टान पर फैंग युआन ने इस गू को पकड़ा। स्प्लैट! एक तीखी आवाज के साथ पीला भूरा कीचड़ बाहर बह गया। ये एक सदा हुआ गू था। इसका शरीर ग्रुअल मड इमॉर्टल गू से गल गया था। इसने आत्मा को बढ़ाने की काबिलियत खो दी थी। डांगहू माउंटेन की जान जा रही है। सही सलामत गट्स गू की संख्या भी कम हो रही है, लेकिन इन कुछ दिनों की स्ट्रेंथनिंग के बाद बड़ी संख्या की वजह से मेरी सोल फिर भी 1000 मैन सोल तक पहुंच गई। फैंग युआन ने अपनी उंगली बैंड की, अपने शरीर में आत्मा को महसूस किया। ये 1000 मन सोल पहले से कहीं ज्यादा ठोस थी। इससे एक घना एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये फैंग युआन के शरीर के अंदर ठूंस दी गई हो। इससे लगभग फटने का एहसास हो रहा था। 1000 मैन सोल एक एंस्लेवमेंट एक्सपर्ट की पहचान थी। उस जमाने में चांग शन यिन के पास 1000 मैन सोल थी। फैंग युआन ने अपनी उंगली खोली। एक सोच के साथ उसने लिटिल हु इमोर्टल को बुलाया और खुद को डांगहू पैलेस में टेलीपोर्ट कर लिया। अपने आसान पर बैठकर उसने एक व्हाइट सिल्वर रेलिक गू निकला। अपने पहले के टेस्ट के थ्रू इस रेलिक गू में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए फैंग युआन ने अपना प्राइमेवल एसेंस यूएस में डाल दिया। एक पाल बाद उसने अपनी आंखें खोली। दूसरे अपचर को जांचने के बाद उसने संतुष्टि में सर हिलाया। दूसरा अपचर भी रैंक 3 पीक स्टेज तक पहुंच गया है। इस तरह फैंग युआन का पहला एपर्चर रैंक 5 पीक स्टेज पर था, जिसमें क्रिस्टल पर्पल प्राइमेवल एसेंस था। दूसरा एपर्चर रैंक 3 पीक स्टेज पर था, जिसमें स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस था। बेशक स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस क्रिस्टल पर्पल प्राइमेवल एसेंस का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन ये फिर भी फैंग युआन को कुछ मदद दे सकता था। आखिरकार इंपीरियल कोर्ट के लिए नॉर्दर्न प्लेन्स की लड़ाई में रैंक 3 गू मास्टर्स हाई असली मेन फोर्स थे। जब मेन येलो गोल्ड रेलिक गू का इस्तेमाल करूंगा तो मेन रैंक 4 पीक स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। वो सबसे अच्छा होगा। ऑफ कोर्स सबसे खुशी की बात यह है कि दूसरा अपचर मुझे एक और विटल गू का ऑप्शन देता है। इस तरह अकेले मेरे पास 2 वाइटल गू हो सकते हैं। चैप्टर 494 तुम सब दफा हो जाओ। एक्सपेंडेबल गू को छोड़कर एक गू मास्टर का गू वर्म का पहला चुनाव उनका वाइटल गू बन जाता था। वाइटल गू और गू मास्टर के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था। कोई ये भी कह सकता है कि उनकी जिंदगियां जुड़ी हुई थीं। चाहे कोई भी साइड जख्मी हो, दूसरी साइड पर भी इसका असर पड़ता था। वाइटल गू में एक फायदा था जो दूसरे गू में नहीं था, वो ये कि गू रिफाइनमेंट फेल होने के बाद चाहे कितना भी गहरा बैकलैश हो, वाइटल गू फिर भी बच जाता था। इसलिए ZYA डिटार गू मास्टर्स वाइटल गू को अपना कोर गू मानते थे। आमतौर पर गू मास्टर का सबसे ताकतवर गू वर्म उनका वाइटल गू होता है। एक बार वाइटल गू बन गया तो उस बदलना मुश्किल होता था, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं था। अगर गू मास्टर को कोई बहुत ही अच्छा गू वर्म मिलता और वो उस अपना विटल गू बनाना चाहता तो वो अपने असली वाइटल गू को नष्ट कर सकता था। लेकिन इस तरह का काम बहुत खतरनाक था। एक बार वाइटल गू नष्ट हो गया तो गू मास्टर को जबरदस्त बैकलैश का सामना करना पड़ता। कम से कम उन्हें गहरी चोट लगती और सबसे बुरा नतीजा मौत होता। दोबारा जन्म लेने के बाद फैंग युआन का वाइटल गू स्प्रिंग ऑटम सिकाडा था, जो उसके पहले अपचर के बीच में बिना किसी हरकत के सोता रहा था। ए फ्लैट उसके पास एक दूसरा अपचर था और उसके पास दूसरा वाइटल गू चुनने का मौका था। उसने गू रेसिपी से इसका अंदाजा लगा लिया था, लेकिन फैंग युआन ये जानकर सच में खुश था कि उसे ये मौका मिल गया है। मैं कौन सा गू अपने दूसरे वाइटल गू के रूप में चुनूं? इमॉर्टल गू को तो लिस्ट से हाई हटा दो। फैंग युआन का दूसरा अपचर सिर्फ रैंक 3 मॉर्टल अपचर था,
जो इमॉर्टल गू को स्टोर नहीं कर सकता था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक स्पेशल केस था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा के अलावा फैंग युआन के पास दो और इमॉर्टल गू, द फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल और ग्रुअल मड। लेकिन इमॉर्टल गू ग्रुअल मड एक एक्सपेंडेबल गू था। अगर उसने इसे अपना विटल गू बनाया तो इसके इस्तेमाल के बाद फैंग युआन को भारी बैकलैश झेलना पड़ेगा। फैंग युआन जाहिर है ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। जहां तक फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल की बात है, वो पॉइजनस ग्रासलैंड में बहुत दूर था, इसलिए उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। बिना ज्यादा हिचकिचाए फैंग युआन ने अपना फैसला कर लिया। वो था रैंक 3 ऑल आउट एफर्ट गू। वो स्ट्रेंथ पाथ और अनस्लेवमेंट पाथ कल्टिवेट कर रहा था। ऑल आउट एफर्ट गू जरूरी था और स्ट्रेंथ पथ का सबसे आइडियल कोर भी था। पहले फैंग युआन ने अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू का इस्तेमाल करने का सोचा था ताकि गू रिफाइनमेंट के दौरान ऑल आउट एफर्ट गू की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन कई कारणों से और हालात की वजह से फैंग युआन के पास इमॉर्टल गू फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रिफाइन करने के लिए अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे हाई ऑल आउट एफर्ट गू उसका दूसरा वाइटल गू बन जाएगा, फैंग युआन को गू रिफाइनमेंट फेल होने के बाद इस कीमती गू वर्म को खोने की चिंता नहीं रहेगी। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। फैंग युआन स्टारगेट गू के जरिए नॉर्दर्न प्लेन्स लौट आया। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में समय की गाती बाहर की दुनिया से 5 गुना तेज थी। फैंग युआन ने ब्लेस्ड लैंड में 2 दिन बिताए लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में सिर्फ एक रात गुजरी थी। सुबह होने ही वाली थी। आसमान के किनारे से हल्के बैंगनी और सफेद रंग दिखने लगे थे। जैसे ही सूरज उगने लगा, घास पहले के काले रंग से धीरे धीरे चमकदार हरे रंग की दिखने लगी। क्रेसेंट लेक चमकती हुई सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी और जगमगा रही थी। सुबह की रोशनी फैंग युआन के चेहरे पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर साइड में देखा। खाली पड़े भेड़ियों के झुंड में एक बार फिर कई सफेद भेड़ियों की शक्लें भर गई थीं। यह वाटर वुल्व्स जिनकी संख्या 10,000 से ज्यादा थी। एक वाटर वुल्फ मिरियड बीस्ट किंग उन्हें लीड कर रहा था, जिसके नीचे 6,000 वुल्फ किंग्स थे। जहां तक वर्मिलियन फ्लेम वुल्फ ग्रुप, नाइट वुल्फ ग्रुप, म्यूटेटेड बीस्ट्स और दूसरों की बात है, फैंग युआन उन्हें नहीं लाया। अगर वो उन सबको एक साथ बाहर ले आता तो ये बहुत अजीब और सबकी नजरों में आने वाला काम होता। फैंग युआन चैंग शन यिन होने का ढोंग कर रहा था और इस आइडेंटिटी को ठीक से मैनेज करना चाहता था, इसलिए उस ऐसे एक्शन से बचना था जो यूज एक्सपोज कर सकते थे। वाटर वुल्व्स अलग थे। यह एक्शन ये ऐलान कर रहा था कि वो जंगली वाटर वुल्व्स को कब्जे में ले रहा है। वाटर वुल्व्स का आना आसानी से समझाया जा सकता था, लेकिन अगर नाइट वुल्फ बीस्ट टेम्परर या वो म्यूटेटेड वुल्व्स दिखते तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। मुझे जंगली वाटर वुल्व्स के झुंडों को कब्जे में लेना जारी रखना होगा। फैंग युआन हम्प वुल्फ पर सवार हुआ और एक सोच के साथ पूरा भेड़ियों का झुंड एक बार फिर शान से अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ गया। 3 दिन बाद क्रेसेंट लेक के पास एक जगह पर 2 कबीलों के गू मास्टर्स एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। जोंग फेई यू, तुम्हारी जोंग ट्राइब बहुत ZYA डेटार दादागिरी कर रही है। ये 5 ब्लैक स्किन फैट बीटल्स साफ साफ हमारे काबिले का सामान हैं, लेकिन तुमने इसे खुलेआम छीनने की हिम्मत की। एक काबिले के नेता चाय जांग ने चिल्लाया। बकवास। हमने पहले इस वाटर वुल्फ के घोंसले को सीमा मानकर अपने इलाके तय कर लिए थे, और ये हमारी चाय ट्राइब का इलाका है। जब ये 5 ब्लैक स्किन फैट बीटल्स हमारे जोंग ट्राइब के इलाके में आए तो वो जाहिर है हमारे हो गए। जोंग ट्राइब के नेता जोंग फेई यू ने टांस कासा। चाय ट्राइब के गू मास्टर्स ऐसी बातों से गुस्से में थे। चाय जैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने चिल्लाया, बेशरम। हमारी चाय ट्राइब हीरोज असेंबली के लिए अपना कैंप लेकर जा रही है और जाहिर है हमें इस जगह से गुजारना होगा। जोंग फेई यू की आंख में ठंडी रोशनी चमकी जब उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये तुम्हारी चाय ट्राइब की गलती है। तुम इस जगह से घूम कर जा सकते थे। तुम मेरे काबिले के कैंप ग्राउंड में क्यों घुसे? चाय ट्राइब के गू मास्टर्स आग बबूला हो रहे थे। जोंग ट्राइब का कैंप एक ऐसी अजीब जगह पर था जो मेन रोड पर कब्जा किए हुए था। अगर चाय ट्राइब को घूम कर जाना पड़ता तो ये और भी मुश्किल होता। घूम कर जाने वाले रास्ते पर कम से कम 3 मिरियड बीस्ट ग्रुप्स थे। जोंग ट्राइब का ये काम उनसे जबरदस्ती वसूली करने जैसा था। जोंग फेई यू, तुम्हारी हरकतें कुछ ज्यादा ही घटिया नहीं हैं? चाय जैंग ने दांत पीसे। जोंग फेई यू ने बेपरवाही से कंधे उचकाए, ठंडी हंसी हेस्ट हुए। अगर तुम्हारी चाय ट्राइब को ये मंजूर नहीं है तो हम लड़ सकते हैं। चाय ट्राइब के गू मास्टर्स का जोश ठंडा पड़ गया। चाय ट्राइब एक छोटा कबीला था जबकि जोंग ट्राइब 2 साल पहले एक मीडियम स्केल ट्राइब बन गया था। जोंग ट्राइब मजबूत था। अगर वो लड़ते तो चाय ट्राइब को जरूर नुकसान होता। चाय ट्राइब के नेता के रूप में
चाई जांग इस बात को साफ जानता था। उसने पीछे हटने का सोचा था, लेकिन इन ब्लैक स्किन फैट बीटल्स में से 3 उनके काबिले का सबसे कीमती सामान रखे हुए थे। ये सामान बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया गया था और ये वो चीज थी जिसे चाय ट्राइब ल्यू वैन वू के साथ जुड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अगर यूज इन्हें छोड़ना पड़ा तो चाय जांग जाहिर है बहुत नाखुश था। आखिर में उस लड़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए। जब दोनों तरफ से मामला अटका हुआ था और चाय जांग हिचकिचा रहा था, दूर से भेड़ियों के गुर्राने की आवाजें गूंजी। हाओ हाओ, भेड़ियों की आवाजें एक के बाद एक लगातार आने लगी। साथ ही बड़ी संख्या में जानवरों के दौड़ने की आवाजें भी सब तक पहुंची। ये लाइनअप, भेड़ियों का झुंड। अभी तो दोपहर है और वाटर वुल्व्स का घोंसला पास में है, यहां एक जंगली भेड़ियों का झुंड कैसे आ सकता है? जोंग ट्राइब और चाय ट्राइब के लोगों ने अपनी नजर आवाज की दिशा में घुमा दी, जैसे वो किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। जल्द ही उन्होंने शान से आती भेड़ियों की सेना को एक नदी की तरह अपनी तरफ आते देखा, घने जंगल से होकर। इस भेड़ियों के झुंड में मजबूत नाइट वुल्व्स, डिफेंसिव टर्टलबैक वुल्व्स, बेहतरीन विंड वुल्व्स और सफेद बालों वाले वाटर वुल्व्स थी, जो सबसे ज्यादा थे। दूसरे भेड़ियों के झुंडों से अलग, वो एक सेना की तरह मिलजुलाई कर चल रहे थे। इसका सिर्फ एक ही कारण था। चाय जांग का दिल जोर से धड़का जब उसने तुरंत एक शख्स के बारे में सोचा, चांग शनयिन। जोंग फेई यू का चेहरा बेहद खराब हो गया। उनकी जोंग ट्राइब भी लॉर्ड ल्यू वैन वू के साथ जुड़ना चाहती थी, इसलिए वो चाय ट्राइब के इस सामान पर लालची नजर रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अहम मोड़ पर पूरा खेल बिगाड़ देगा। जैसे ही भेड़ियों का झुंड पास आया, दोनों कबीलों के गू मास्टर्स बेचैन हो गए। इतना बड़ा भेड़ियों का झुंड! कोई हैरानी से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। हाय, इस स्केल में कम से कम 28,000 टर्टलबैक वुल्व्स, 15,000 नाइट वुल्व्स और विंड वुल्व्स तो नाइट वुल्व्स से भी ज्यादा हैं। वाटर वुल्व्स सबसे ज्यादा हैं, लगभग 32,000। किसी ने ठंडी सांस ली और अपने अनुभव से संख्या का हिसाब लगाया। भेड़ियों के झुंड का साइज सच में बहुत बड़ा था। वो शान से फैले हुए एक आधा चांद जैसा फॉर्मेशन बनाकर दोनों कबीलों को घेर लिया। जोंग ट्राइब और चाय ट्राइब के गू मास्टर्स तुरंत घिर गए, और उनके पीछे क्रेसेंट लेक होने के कारण वो एक कमजोर स्थिति में थे। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि चांग शनयिन को पेई, बेई और झेंग कबीलों पर हमला करने के बाद भारी नुकसान हुआ था? उसके पास अभी भी इतने सारे भेड़िए कैसे बचे हैं? चाय जांग के होठ सूख गए। घने भेड़ियों के झुंड ने न सिर्फ उन्हें घेर लिया था, बल्कि अभी भी बहुत सारे भेड़िए जंगल में छिपे हुए थे। उनकी शक्लें धुंधली थीं। जोंग फेई यू अपना पहले वाला रिलैक्स्ड एटीट्यूड बरकरार नहीं रख सका। उसने भेड़ियों के झुंड के बीच बड़ी संख्या में 1000 बीस्ट किंग्स और मिरियड बीस्ट किंग्स को देखा। उसका दिल हलक में आ गया। एंस्लेवमेंट पाथ दूसरे पाथ से अलग था। वो सिर्फ एक अकेली ताकत से हालात बदल सकते थे। नॉर्मल एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स पहले से ही ऐसे लोग थे जिन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। चांग शनयिन की तो बात ही अलग थी। जोंग फेई यह साफ समझ गया था कि ये भेड़ियों के झुंड उनकी जोंग ट्राइब को 2-3 बार खत्म करने के लिए काफी थी, और तब भी उनके पास काफी ताकत बची रहती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुले में थे जहां उनके पास कोई आड़ नहीं थी। उनके पास अपने कैंप की दीवारें नहीं थीं, वो फॉर्मेशन में नहीं थे, उनके पास आराम करने का वक्त नहीं था और ना ही अपना प्राइमेवल एसेंस रिकवर करने का। एक हम्प वुल्फ फैंग युआन को अपनी पीठ पर लिए आराम से पतले जंगल से बाहर निकला। चांग शनयिन, जोंग फेई यू और चाय जांग ने एक साथ पुकारा। एक पाल में अनगिनत ईंट फैंग युआन के चेहरे पर जम गईं। फैंग युआन ने भी जज्बाती चेहरे से हम्प वुल्फ पर सवार होकर अपनी पीठ सीधी राखी, बिल्कुल चांग शनयिन की आदत की तरह। उसकी तेज निगाहों ने सब पर एक नजर डाली। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बैंड होठ चांग शनयिन के घमंडी और अलग थलग आभा को पूरी तरह दिखाने के लिए काफी थे। जोंग ट्राइब और चाय ट्राइब के गू मास्टर्स चुप थे। उन्हें बस एक भारी पत्थर अपने दिल पर रखा हुआ महसूस हुआ। माहौल जैसे जम गया था और उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। खासकर जब उन्होंने वुल्फ किंग चांग शनयिन के एक हाई रात में 3 कबीलों को चैलेंज करने के बारे में सोचा, तो कई लोग कांपने लगे। पे, बेई और झेंग ट्राइब लंबे समय से मिड स्केल ट्राइब थे, जबकि चाय ट्राइब सिर्फ एक स्मॉल स्केल ट्राइब था और जोंग ट्राइब कुछ ही समय पहले मिड स्केल ट्राइब बना था। जोंग फेई यू और चाय जांग ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की एक में गंभीरता और सहयोग करने का इरादा देखा। दोनों एक जैसी ही पीड़ा में थे। अभी अभी वो दोनों लड़ने वाले थे और अब उनके दिलों में गठबंधन करने का ख्याल था। किस्मत का ये खेल सच में इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि रोए यहां से। लॉर्ड चांग शनयिन, आपकी शोहरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, मेन जोंग फेई यू।
जोंग फेइयो ने दांत पीसे और फैंग युआन की तरफ गहरा झुका। किसी ने भी ग्रैंड ट्राइब लीडर जोंग फेइयो के इस काम को गलत नहीं समझा। सामने वाला चैंग शानयिन था, लेकिन जोंग फेइयो ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया और बेपरवाही से कहा, तुम सब दफा हो जाओ, मेरा रास्ता मत रोको। जोंग फेइयो की आंख फैल गई, उसकी आंखों में ना छिपाए जाने वाला अपमान दिख रहा था। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा अपना सर झुका लिया। फैंग युआन की तरफ फिर से झुकने के बाद अपने जोंग ट्राइब्समैन की तरफ मुड़कर बोला, पीछे हटो। चाय जैंग ने स्थिति को समझा और तुरंत चिल्लाया, हम भी पीछे हट रहे हैं। तुरंत दोनों काबिले दूर हटने लगे। जल्द ही भीड़ भाड़ वाले झील के किनारे सिर्फ भेड़ियों के झुंड और फैंग युआन, एक अकेला इंसान बचा था। ऑफ कोर्स वहां वो 3 धीमे चलने वाले ब्लैक स्किन फैट बीटल्स भी थे। फैंग युआन ने इन 3 ब्लैक स्किन फैट बीटल्स को बिना किसी दिलचस्पी के देखा। जिन चीजों के लिए दोनों काबिले लड़ रहे थे, उनमें उसके लिए कोई खास अट्रैक्शन नहीं था। उसने अपना हाथ हिलाया और वाटरवुल्फ ग्रुप तुरंत पानी में कूद गया, चक्कर लगाकर यहां के वाटरवुल्फ के घोंसले पर हमला करने लगा। चैप्टर 495, स्लेटी सफेद पत्थर की सिल यहां के वाटरवुल्फ के ठिकाने पर 4000 वाटरवुल्फ्स दी। ये 1000 बीस्ट ग्रुप था। हालांकि वाटरवुल्फ्स जमीन पर कम ही कदम रखते थे, लेकिन जब उनके घरों पर हमला होता तो मामला अलग हो जाता था। फैंग युआन के भेड़ियों के झुंड को नजदीक आते महसूस करके जंगली वाटरवुल्फ्स के इस झुंड ने एक साथ हमला कर दिया और फैंग युआन के भेड़ियों से भिड़ गए। रुकावट का सामना करते हुए फैंग युआन के भेड़ियों के झुंड ने अपनी हरकत रोक दी, लेकिन उसने एक HMMPH की आवाज निकली, वुल्फ हाउल गू को एक्टिवेट किया और मदद के लिए 3 झुंड भेजे दिए। जंगली वाटरवुल्फ्स सिर्फ एक पाल के लिए ही टिक पाए, फिर प्रेशर झेल ना सके और तुरंत ही अन पर काबू पा लिया गया। वो पूरी तरह हार गए। दूर कहीं, ट्राइब लीडर, हमारा सामान अभी भी वही है, एक चाय ट्राइब के बुजुर्ग ने नफरत से देखा। चाय ट्राइब के लीडर ने गहरी सांस ली, छोड़ो, जाने दो, अपनी जान गंवाने से तो बेहतर ही है। क्या हमें रुककर देखना नहीं चाहिए? चांग शनयिन जैसे इंसान को शायद इन 3 ब्लैक स्किन फैट आर्मर वॉर्म्स में कोई दिलचस्पी ना हो। एक और चाय ट्राइब के बुजुर्ग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन चाय जैंग सच्चाई जानता था। उसने तंज कसा, अगर तुम चांग शनयिन को नाराज करने और उसके हाथों मारे जाने से नहीं डरते तो रुको। अस चाय ट्राइब के बुजुर्ग का चेहरा सफेद पड़ गया। HMPH, यह आइडिया, तुम्हें क्या लगता है जोंग ट्राइब इसके बारे में नहीं सोच सकती? भले ही चांग शनयिन उन्हें ना चाहे, हम ये रिसोर्सेज नहीं ले पाएंगे। साई, चांग शनयिन जैसे एक्सपर्ट के यहां होने से हम एप क्रेसेंट लेक में और नहीं रुक सकते। हमें अभी निकलना चाहिए और जल्दी से यहां से चले जाना चाहिए। चाय जैंग ने अपना हाथ हिलाया, उसके लहजे में बेबसी, गुस्सा और कमजोरी साफ झलक रही थी। चाय ट्राइब सिर्फ एक छोटा कबीला था, वो कमजोर थे, खासकर जब 10 साल की बर्फबारी नजदीक आ रही थी और इंपीरियल कोर्ट के लिए लड़ाई भी। ये एक उथल पुथल का दौर होगा जहां नॉर्दर्न प्लेन्स यूंग और अफरा तफरी में डूब जाएगा। चाय ट्राइब जैसा कबीला इस अफरा तफरी के बीच एक छोटी सी कश्ती जैसा था, हवाओं और लहरों से थपेड़े खाता हुआ वो कमजोरी से ही सफर कर सकता था। सिर्फ किसी मजबूत ताकत से चिपक कर ही वो अपने जिंदा रहने के चांस बढ़ा सकते थे। चाय ट्राइब अपना सामान बांध कर निकल गया, बिना एक पाल की भी देरी किए। कुछ देर बाद जोंग ट्राइब के जासूस गू मास्टर ने जोंग फेयू को कुछ डर के साथ रिपोर्ट किया, लॉर्ड वुल्फ किंग जीत गए। बस एक हाथ के इशारे से उन्होंने यूएस भेड़ियों के ठिकाने को तबाह कर दिया। 4000 वाटरवुल्व्स में से उन्होंने 3000 को अपनी सेना में शामिल कर लिया और उनके सिर्फ 300 भेड़िए ही मारे गए। जोंग फेयू और जोंग ट्राइब के बड़े लोग ये सुनकर कांप गए। ऐसा नुकसान और फायदे का अनुपात डरावना था। कोई हैरानी नहीं कि इस वुल्फ किंग के भेड़ियों का झुंड इतनी तेजी से फिर से बढ़ सकता था। लॉर्ड ट्राइब लीडर, आपने खुद नहीं देखा, चांग शनयिन का मैनिपुलेशन कमाल का था, वो सच में बहुत कुशल हैं। जासूस गू मास्टर ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। जोंग फेयू ने HMPH किया, अपने काबिले को नीचा दिखाने से इनकार करते हुए बेशर्मी से बोला, चांग शनयिन के पास एक वाटरवुल्फ मिरियड बीस्ट किंग है। इस जंगली भेड़ियों के झुंड का लीडर सिर्फ 1000 बीस्ट किंग है। जब वो लड़ते हैं तो वाटरवुल्फ ग्रुप को भारी दबाव का सामना करना पड़ता है, उनकी लड़ने की ताकत कमजोर हो जाती है। उनकी वजह से उन्हें सेना में शामिल करना आसान है। अनटीन ब्लैक स्किन फैट आर्मर बीटल्स का क्या हुआ? जासूस गू मास्टर ने जवाब दिया, वो सब चांग शनयिन ने ले लिए। जोंग फेयू का चेहरा बिगड़ गया। उसने लेने के देने करवा लिए थे, ना सिर्फ यूज रिसोर्सेज नहीं मिले,
बल्कि उसने चाय ट्राइब को भी अपना दुश्मन बना लिया था। वैसे चाय ट्राइब और जोंग ट्राइब रिश्तेदार उनके बीच गहरा रिश्ता था, वरना वो एक साथ सफर ना करते, और जब उन्होंने कैंप लगाया तो उन्होंने एक दूसरे के पास रहना चुना ताकि एक दूसरे का ख्याल रख सकें। लेकिन दुनिया जालिम है। अभी इंपीरियल कोर्ट की लड़ाई सिर्फ जोंग ट्राइब और चाय ट्राइब के फायदे के बारे में नहीं थी, ये उनके जिंदा रहने का सवाल था। उनका रिश्ता सिर्फ अपने हितों की रक्षा करने का एक तरीका था। जब एक दूसरे को छोड़ने का वक्त आता तो वो बिना हिचकिचाए ऐसा करते। मुख्य टेंट में एक दबाव भरी खामोशी छाई हुई थी। काफी देर बाद जोंग फेइयू ने सांस ली। चांग शनयिन जैसे इंसान का, भले ही हम अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर लें, हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स सिर्फ उसका नहीं है, उससे ज्यादा ताकतवर 3 और एंस्लेवमेंट मास्टर्स हैं। हम इस लड़ाई को याद रखेंगे, और जब हम लॉर्ड ल्यू वेनवू के पास जाएंगे, एक दिन हम बदला जरूर लेंगे। जोंग ट्राइब के बुजुर्गों ने सहमति में सर हिलाया। कुछ देर बाद जोंग ट्राइब भी निकल पड़ा। कुल 9 दिन का इस्तेमाल करके फैंग युआन अपने भेड़ियों के झुंड को, जो अब काफी बढ़ चुका था, लेकर गे ट्राइब के कैंप में वापस लौटा। गे ग्वांग ने गे ट्राइब के बड़े लोगों के साथ बाहर आकर फैंग युआन का स्वागत किया। लॉर्ड सुप्रीम एल्डर, आपकी कल्टिवेशन औकात वापस आ गई? जब गे ग्वांग ने फैंग युआन की रैंक 4 पीक स्टेज ऑरा को महसूस किया तो वो हैरान और खुश हो गया। फैंग युआन ने सर हिलाया, साफ तौर पर जवाब दिया, हाँ, वापस आ गई, वैसे भी वक्त हो गया था। इस वक्त चैंग शानयिन की कल्टिवेशन रैंक 4 पीक स्टेज थी। बाद में उसने हातुगु के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी और मौत के करीब पहुंचने तक जख्मी हो गया और हाइबरनेशन में चला गया। लेकिन अब फैंग युआन का पहला एपर्चर रैंक 5 पीक स्टेज तक पहुंच चुका था। नॉर्दर्न प्लेन्स के दबाव के बावजूद उसके पास अभी भी रैंक 5 इनिशियल स्टेज ऑरा थी। उसका मौजूदा रैंक 4 पीक स्टेज ऑरा सिर्फ ब्रेथ कंसीलमेंट गू के असर की वजह से था। जहां तक उसके दूसरे अपर्चर की बात है, क्योंकि वो पहली बार नॉर्दर्न प्लेन्स में प्रकट हुआ था, अस पर कोई दबाव नहीं था और वो अभी भी रैंक 3 पीक स्टेज पर था। इसे अभी के लिए गुप्त रखकर और फिर धीरे धीरे ऑरा को जाहिर करके, न सिर्फ वो इसे एक ट्रम्प कार्ड के रूप में रख सकता था, बल्कि वो दूसरों को भी बिना किसी शक के अपनी तरक्की को स्वीकार करने दे सकता था। फैंग युआन गे ट्राइब के बड़े लोगों के साथ कैंप में वापस गया। गे ट्राइब का कैंप बढ़ रहा था। रास्ते में हर जगह निर्माण का काम देखा जा सकता था। बड़ी संख्या में मोर्टल गुलामों या गू मास्टर गुलामों का भी बेरहमी से इस्तेमाल किया जा रहा था। जीतने वाला सब कुछ ले जाता है, ये जंग की क्रूरता थी और उसकी खूबसूरती भी। गे ट्राइब के बड़े लोग खुश और आनंदित थे। जब गे ट्राइब ने बी ट्राइब और झेंग ट्राइब को हराए तो उन्होंने बहुत विस्तार किया। जब वो इस नई मिली ताकत को पचाने की कोशिश कर रहे थे तो पूरे काबिले की ताकत बहुत बढ़ गई थी। फ्लैट सबसे बड़ी समस्या स्लेवरी गू की कमी है। अगर हमारे पास बड़ी संख्या में स्लेवरी गू होते तो हम इन गुलाम गू मास्टर्स को युंग में भेजे सकते। इससे हमारी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। गे ग्वांग ने कहा, स्लेवरी गू एक गू वर्म था जो लोगों को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन इंसान सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है, उन्हें जानवरों से कंट्रोल करना कहीं ज्यादा मुश्किल था। आत्मा पर बोझ ज्यादा पड़ता था, खासकर जब मजबूत आत्मा वाले गू मास्टर्स को गुलाम बनाया जाता। इसलिए आमतौर पर एक गू मास्टर 5 से ज्यादा गुलाम कंट्रोल नहीं करता था। जहां तक गुलाम गू मास्टर्स की बात है, उनकी संख्या और भी कम थी। आमतौर पर एक गू मास्टर सिर्फ एक गुलाम गू मास्टर को कंट्रोल कर सकता था, इससे ज्यादा उनकी आत्मा पर बोझ बहुत ज्यादा हो जाता। और उन गुलाम गू मास्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जिनकी आत्मा मजबूत थी, कंट्रोल करने वाले की आत्मा को और भी मजबूत होना पड़ता था। फैंग युआन के पास नेचुरली बहुत सारे स्लेवरी गू हासिल करने की काबिलियत थी, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो वो बहुत सी चीजें एक्सपोज कर देता। गे ट्राइब उसके प्लान्स में सिर्फ एक मोहरा था, उनके लिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आगे मुझे सक्लूजन में कल्टीवेशन जारी रखनी है। तुम इस भेड़ियों के झुंड को खाना खिलाने में मेरी मदद करोगे? फैंग युआन ने कहा, जी। गे ग्वांग ने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन उसका दिल रो रहा था। फ्लैट जब गे ट्राइब एक्सपैंड हो रहा था तो उनके पास मैनपावर की भारी कमी थी। भेड़ियों का झुंड बहुत बड़ा था, उन्हें खाना खिलाने का बोझ बहुत ज्यादा होगा, इससे गे ट्राइब के बहुत सारे मजदूर खर्च हो जाएंगे। लेकिन फैंग युआन के अगले वाक्य ने इस नौजवान गे ट्राइब के लीडर को खुश कर दिया। मैं इस बार बहुत सारे रिसोर्सेस वापस लाया हूं, ये मुझे भेड़ियों का शिकार करते वक्त माइल थे। तुम उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखना, अनटीन ब्लैक स्किन फैट आर्मर बीटल्स पर जो चीजें हैं वो मेरी हैं,
उन्हें मेरे लिए ठीक से संभाल कर रखना। जी, लॉर्ड सुप्रीम एल्डर। अगले कुछ दिनों तक फैंग युआनगे ट्राइब के कैंप में ही रहा, सेक्लूजन में कड़ी मेहनत से कल्टिवेशन करता रहा। उसके दूसरे अपचर का कल्टिवेशन लेवल बढ़ाने की जरूरत थी। भले ही उसके पास 1000 मैन सोल थी, उस अभी भी खुद को मजबूत करने के लिए वुल्फ सोल गू की जरूरत थी, ताकि वो 1000 मैन सोल लेवल का वुल्फ मैन सोल बन सके। साथ ही उसके स्ट्रेंथ पथ में भी सुधार की जरूरत थी। यूज जून स्ट्रेंथ गू का इस्तेमाल जारी रखना था। जब उस आराम करना होता तो वो अनटीन ब्लैक स्किन फैट आर्मर बीटल्स पर राखी चीजों को निकालकर उनकी जांच करता। ये रिसोर्सेज जो चाय ट्राइब ने बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए थे, बहुत अजीब थे। वो सब स्लेटी सफेद पत्थर की सिलें थीं। लेकिन इन पत्थर की सिल्लों की सतह पर काली स्याही की लकीरें भरी हुई थीं। कुछ सीधी थीं तो कुछ घुमावदार, पतली और मोटी लकीरें थीं। लकीरें एक दूसरे पर खींची गई थीं, कुछ अक्षरों जैसी लग रही थीं तो कुछ दृश्यों के चित्र जैसी। अगर ये पत्थर की सिलें असली होतीं तो ये एक बहुत बड़ी बात होती। इनके सोर्स का पता लगाया जाए तो यह इमेमोरियल इरा से थीं, रेंजू की 9वीं बेटी कैफ्री विजडम हार्ट से। लेस देन ग्रेटर देन में लिखा है कि विजडम गू को बचाने के लिए कैफ्री विजडम हार्ट कियानकुन क्रिस्टल वॉल पर आई थी। कियानकुन क्रिस्टल वॉल ऊपर से नीचे तक सीधी थी, ये हवा में एक विशाल आईने की तरह तैरती थी। आईने में एक किताबों का पहाड़ था। किताबों के पहाड़ पर एक स्याही का झरना था, जो पहाड़ की चट्टानों पर गिरकर एक लिटरेचर स्प्रिंग बना रहा था। स्याही का झरना बीता रहा, जब वो लिटरेचर स्प्रिंग पर गिरा तो पानी के छींटे उड़े। ये काले रंग के छींटे हवा में उड़े और पानी की बूंदें शब्दों में बदल गईं। ये गू मास्टर दुनिया में 100 परिवारों की लेखन प्रणाली की उत्पत्ति थी। कियानकुन क्रिस्टल वॉल के टूटने के बाद ये कई स्लेटी सफेद पत्थर की सिल्लों में बदल गया। कहा जाता है कि अगर कोई सारी पत्थर की सिलें इकट्ठी कर ले तो वो कियानकुन क्रिस्टल वॉल को फिर से जोड़ सकता है और गू मास्टर फिर से किताबों के पहाड़ में प्रवेश कर सकता है। अगर कोई मानवता के इतिहास को देखे तो वो पाएगा कि पीढ़ियों से गू मास्टर्स, गू इमॉर्टल्स या इमोर्टल और डेमन वेनरेबल्स ने भी इन पत्थर की सिल्लों को इकट्ठा किया था। ठीक इसी वजह से बड़ी संख्या में नकली पत्थर की सिलें तेजी से सामने आए। ये नकली पत्थर की सिलें असली पत्थर की सिल्लों से बिल्कुल अलग नहीं थीं, जब तक कि गू मास्टर एक अनुभवी मूल्यांकन करता ना हो। इतिहास में सबसे अधिकारी और कुशल मूल्यांकन करता गू इमॉर्टल ट्रेजर येलो हेवन का मालिक डाओइस्ट काउंटलेस ट्रेजर था, जिसके पास ट्रेजर लाइट गू था। लेकिन वो भी उन्हें सिर्फ 70 से 80% की सटीकता से पहचान सकता था। नकली पत्थर की सिलें बस बहुत ज्यादा थीं। बहुत सारे गू मास्टर्स ने नकली बनाने की कोशिश की, यहां तक कि थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने खुद भी। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने जानबूझकर कई नकली बनाए और कई गू इमॉर्टल्स को धोखा दिया। उसके बनाए गए नकली बहुत विश्वसनीय होते थे, वो असली को भी पीछे छोड़ सकते थे। फैंग युआन ने कभी सारी पत्थर की सिलें इकट्ठा करके बुक माउंटेन को रिस्टोर करने के बारे में नहीं सोचा था। यहां तक कि एक रैंक 9 गू वेनरेबल भी सफल नहीं हुआ था। फैंग युआन में अपनी मेहनत बर्बाद करने का ऐसा कोई जोश नहीं था। वो अभी सिर्फ आराम कर रहा था और इन पत्थर की सिल्लों का मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अपनी ईडल को परखने के लिए ट्रेन किया था। उसने एक बार इन नकली पत्थर की सिल्लों को बेचा और बनाया भी था। अभी उसने इन पत्थर की सिल्लों का मूल्यांकन करने की कोशिश की। नकली को हटाते हुए यह आराम करने का एक तरीका था। लेकिन अनजाने में जब वो एक पत्थर की सिल के साथ खेल रहा था, तब कुछ हुआ। ये पत्थर की सिल जिसे उसने नकली माना था, जब फैंग युआन ने अपना प्राइमेवल एसेंस डाला तो स्याही की लकीरें रहस्यमयी ढंग से हिलने लगी। चैप्टर 496 दी क्यू की विरासत। स्याही की लकीरें बदली और बेतरतीबी से रूप बदलती रहीं। काफी देर बाद ये स्थिर हो गईं और एक जमीन का नक्शा बन गया। नक्शे के बीच में एक ऊंची जमीन थी। वहां कोई चट्टान नहीं थी क्योंकि ढलन बहुत हल्की थी। वहां एक सुरंग जैसा खुला हिस्सा था। इस जगह पर 2 शब्द लिखे हुए दी क्यू के चारों तरफ दाल दाल और जंगल। दक्षिण पश्चिम कोने में एक नदी थी। नक्शे के निचले हिस्से में 4 पंक्तियां थीं। मिट्टी में रोशनी 1 लाख फीट ऊंची चमके, आसमान में सोली तक तैरे, प्लम की महकती बर्फ की तारीफ करे। फैंग युआन ने इसे चुपचाप मन में पढ़ा, लेकिन काफी देर बाद भी उस समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। ये 4 पंक्तियां कविता जैसी थीं या नहीं। यह गू रेसिपीज जैसी लग रही थीं, लेकिन ऐसी उम्मीद कम थी। लेकिन फैंग युआन एक बात को लेकर शो था, ये 4 पहेली जैसी पंक्तियां जरूर जानबूझकर छोड़े गए सुराग थे। और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि नक्शा कुछ देर बनने के बाद स्लेटी सफेद पत्थर की सिल से गायब हो गया। जल्द ही
फैंग युआन के हाथों में ये पत्थर की सिल सफेद हो गई, अस पर कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन जब फैंग युआन ने अपनी आंख बैंड की, तो वो इस नक्शे की हर डिटेल को आसानी से याद कर सकता था, एकदम साफ साफ। ये उसकी बेहतरीन याददाश्त नहीं थी, बल्कि पेंटिंग आइडियगू। इस पत्थर की सिल पर कभी एक पेंटिंग आइडियगू का इस्तेमाल किया गया था। ये गू दृश्य चित्र में बदल सकता है और खुद को एक गू मास्टर की यादों में उतार सकता है, ताकि वो इसे कभी ना भूलें। समझ की एक रोशनी फैंग युआन की ईंट में चमकी। साफ था, ये एक विरासत थी जो एक गू मास्टर ने पीछे छोड़ी थी। इन पत्थर की सिल्लों का मूल्यांकन करने के लिए फैंग युआन ने गे ट्राइब के गोदाम से कई क्रिस्टल क्लियर गू, सनशाइन गू, मूनशाइन गू आदि लिए थे। अभी थोड़ी देर पहले उसने इन गू वॉर्म्स का इस्तेमाल किया था और उन्हें जांचने के लिए अपने प्राइमेवल एसेंस को कुशलता से डाला था। ये तरीके स्लेटी सफेद पत्थर की सिल्लों का मूल्यांकन करने के अनोखे तरीके थे। आखिर में ये तरीके इस पत्थर की सिल के राज को खोलने की चाबी बन गए। जिस गू मास्टर ने इस पत्थर की सिल की नकल बनाई, उसने न सिर्फ पेंटिंग आइडियगू का इस्तेमाल किया, बल्कि उसने इस प्रभाव को बनाने के लिए दूसरे गू वॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया। ये एक गू मास्टर की विरासत है। अपने वारिस को ढूंढने के लिए उसने काफी मेहनत की है। फैंग युआन मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि ऐसी स्थिति में उसे एक गू मास्टर की विरासत के सुराग मिल गए। विरासत इस दुनिया की सांस्कृतिक पहचान में से एक थी। चाहे वो राइचस हो या डिमोनिक गू मास्टर्स, वो एक विरासत बनाने का चुनाव करते थे, ताकि इस दुनिया में अपनी एक अनोखी छाप छोड़ सकें। हालांकि वो इस विरासत के बारे में सुराग पाकर खुशकिस्मत था, फैंग युआन ने ज्यादा खुशी नहीं दिखाई। अपने पिछले 500 सालों में उसने ऐसी कई स्थितियों का सामना किया था, इसकी आदत हो गई थी। ज्यादातर गू मास्टर्स अपनी विरासत पीछे छोड़ जाते थे, इसलिए विरासतें हमेशा भरपूर संख्या में थीं। गू इमॉर्टल विरासतें थीं, रैंक 4 या रैंक 5 गू मास्टर की विरासतें, ये सच में कीमती थीं। लेकिन बहुत सारी रैंक 2 या 3 की विरासतें भी थीं, यहां तक कि रैंक 1 गू मास्टर्स द्वारा बनाई गई भी। समय बीतने और प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के साथ कई गू मास्टर्स अक्सर एक विरासत की खोज करते समय निराश हो जाते थे। कुछ विरासतें बहुत पहले ही नाश हो चुकी थीं, दूसरी किसी के मिलने तक पहले ही ले ली जाती थीं। कुछ विरासतें डिमोनिक विरासतें थीं, किसी के द्वारा सावधानी से बनाए गए जाल थे, अनमानसिक रूप से विकृत गू मास्टर्स के द्वारा जो मरने से पहले दुनिया से बदला लेना चाहते थे। मैं अभी बहुत बिजी हूं, मैं ऐसी एक अनिश्चित विरासत के लिए अपने प्लान्स नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा सिर्फ इस नक्शे के साथ मेन वो DQ जगह कहां ढूंढने जाऊंगा। DQ विरासत का नक्शा मिलना सिर्फ एक छोटी सी घटना थी, फैंग युआन इसे जल्दी ही भूल गया। आने वाले दिन में उसने गू रिफाइन करते हुए कल्टीवेशन जारी रखी। जो उसने 2 कबीलों से हासिल किया था, उसमें उसने एक सुधरी हुई रेसिपी देखी और उस दिलचस्प पाया। गे ट्राइब के वेयरहाउस से कुछ गू वॉर्म्स निकालकर उसने कुछ दिन बिताए, और 2 बार फेल होने के बाद उसने रैंक 3 ईगल विंग्स को रैंक 4 ईगल राइज गू में रिफाइन कर लिया। वैसे यह ईगल विंग्स गू उसके हाथों में लगभग इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। फैंग युआन ने पॉइजन ग्रासलैंड छोड़ने के बाद वो होंगयान वैली आया और गे ट्राइब के कैंप में पहुंचा। जब वो अपने रहने के दौरान लगे कुछ बाजारों में घूमा, तो उसने इसे खरीदा था। वुल्फ किंग चैंग शन येन एक फ्लाइंग एक्सपर्ट नहीं था। फैंग युआन इस मास्टर लेवल टेक्निक का इस्तेमाल आसानी से नहीं करेगा। ये एक ट्रम्प कार्ड था, एक बार उसने इसका इस्तेमाल किया तो ये दुनिया को हैरान कर देगा। चांग शन येन 10 साल से ज्यादा समय से गायब था, एक बहाना बनाना आसान था। कौन जानता है कि इन सालों के दौरान यूज क्या अवसर और विरासतें मिली, वो एक फ्लाइंग एक्सपर्ट क्यों नहीं बन सकता। ईगल राइज गू को रिफाइन करने के कुछ दिन बाद गे ग्वांग खुद फैंग युआन से मिलने आया और उसके लिए ताज़ा खबर लाया। मा ट्राइब ने फेई ट्राइब को पूरी तरह अपने में मिला लिया है और टियन श्वान हीरोज असेंबली का मुख्य किरदार बन गया है। मेंग्क्यू हीरोज असेंबली में नूअर ट्राइब का प्रतिनिधि एक रैंक 5 गू मास्टर नू रतू है। काओ फू की चाओ ट्राइब, वो चाओ लियान यून, मा होंग की पत्नी, वो अद्भुत औरत जो भविष्य में एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल बनी, अभी सिर्फ एक मासूम लड़की है। चाहे जो भी हो, मा ट्राइब ने अब इतना ध्यान खींच लिया है, वो जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, इंपीरियल कोर्ट के लॉर्ड के गद्दी के लिए लड़ने के लिए। ये मेरी पिछली जिंदगी की यादों जैसा ही है। लेकिन क्या मा होंगयून सामने आएगा? फैंग युआन ने सोचा जब उसने याद किया। यूज धुंधला सा याद था कि इस मुकबल के दौरान मा ट्राइब ने अद्भुत शक्ति दिखाई थी, खासकर शुरुआत में। उनके पास मजबूत सैनिक और ऊंचा मनोबल था, उन्होंने कई मजबूत दुश्मनों को हराया था। लेकिन ऊंचा पेड़ ही सबसे पहले तबाही का सामना करता है,
पानी के सबसे नजदीक की मिट्टी ही सबसे पहले धाराओं से बह जाती है। मा ट्राइब ने बहुत ज्यादा ध्यान खींच लिया था। उन्हें हुआंग जिन परिवार के अनुभवी कबीलों ने निशाना बनाया। कई कठिन लड़ाइयों के बाद भले ही वो जीते, उन्हें भारी नुकसान हुआ और वो कमजोर हो गए। आखिरकार मा ट्राइब को ही लू लैन ने मजबूर किया, घेराव का सामना करना पड़ा। हे ट्राइब के पास बहुत सारे लोग थे, लेकिन मा ट्राइब के पास मजबूत सुरक्षा थी, वो खुद को बचा पाए। हे लू लैन ने खुद अपनी सेना लाई लेकिन जीत हासिल नहीं कर सका। नजदीक आती बर्फबारी को देखकर यूज हार माननी पड़ी। मा ट्राइब के ही ट्राइब के आगे झुकने के बाद उन्हें इंपीरियल कोर्ट में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया। मा होंग यून अपनी अजीब किस्मत से अंदर जाने में भी सफल रहा। ठीक इस अवसर का इस्तेमाल करके उसने 88 एज ट्रेजर बिल्डिंग के अंदर एक इमॉर्टल वेनरेबल की आंशिक विरासत हासिल की, जो भविष्य में उसके उठान का आधार बनी। इस समय गे ग्वांग बोला, फैंग युआन से पूछते हुए, लॉर्ड सुप्रीम एल्डर, ZYA डिटार हीरोज असेंबली ऐप जोरों शोरों से हो रही हैं। हमारी यूटीएन हीरोज असेंबली में भी कई एक्सपर्ट्स और कंपेटिटर्स हैं जो कड़ी लड़ाई में लगे हुए हैं। उनमें से लियू वेन वू और ही लू लैंडू काबिले हैं जिनकी सबसे ज्यादा ताकत है, दूसरी ताकतें उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अभी सिर्फ हमारा कबीला हाई क्रेसेंट लेक में बचा है। यहां तक कि बड़े बड़े काबिले भी यूटीएन के लिए निकल पड़े हैं, हीरोज असेंबली में शामिल होने के लिए। इन दिनों के आराम के बाद हमने अपने जंग के मालों का ज्यादातर हिस्सा पचा लिया है और स्थिति को स्थिर कर लिया है। अगर हम अभी नहीं निकले तो शायद हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। फैंग युआन ने सर हिलाया। हीरोज असेंबली एक ऐसी जगह थी जहां ताकतें एक दूसरे को परखती थीं और शक्तिशाली गठबंधन बनाती थीं। हालांकि गे ट्राइब ने तेजी से ताकत हासिल की थी, वो सिर्फ एक मध्यम आकर का कबीला थे। अगर वो हीरोज असेंबली में शामिल नहीं होते और खेल के नियमों से खुद को अलग कर लेते तो उन्हें अलग थलग कर दिया जाता, जिसका अन पर भारी प्रभाव पड़ता। हालांकि गे ट्राइब का नेता गे ग्वांग था, लेकिन जब से फैंग युआन ने सुप्रीम एल्डर का पैड संभाला था, उसका फैसला गे ट्राइब की नंबर 1 प्राथमिकता बन गया था। इन दिनों में गे ग्वांग और दूसरे बड़े लोग चिंतित होने लगे थे। उनके पास फैंग युआन की यादें नहीं थीं, उन्हें नहीं पता था कि इस यूटीएन हीरोज असेंबली के दौरान एक बड़ा मुकाबला होगा और इसलिए ये सबसे देर से खत्म हुई। फैंग युआन ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्था की थी। उसने अपना हाथ हिलाया, गे ग्वांग से कहते हुए, हालांकि कबीला स्थिर हो गया है, ये सिर्फ सतह पर है। अंदर ही अंदर अभी भी कई लोग हैं जिनके दिल हमारे साथ नहीं हैं। अगर हम सच में जंग में गए तो भले ही हमारा पैमाना एक मध्यम आकर के काबिले का हो, हम उसके अनुरूप ताकत नहीं दिखा पाएंगे। गे ग्वांग ने अपना सर झुकाया, फैंग युआन की सीख को धैर्य से सुनते हुए। फैंग युआन ने जारी रखा, यूटीएन हीरोज असेंबली का मुकाबला अभी अपने चरम पर पहुंचा है। हमें वहां पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। अभी के लिए हम ऑनियन वैली जा रहे हैं। ऑनियन वैली? गे ग्वांग ने कुछ उलझन दिखाई। ऑनियन वैली क्रेसेंट लेक जैसी एक जगह थी। ये एक चौड़ी घाटी थी जो हरे प्याज से भरी हुई थी। ये एक अनोखा निवास स्थान था। वहां बड़ी संख्या में जानवरों के झुंड रहते थे, क्रेसेंट लेक से भी बड़े पैमाने पर। ऑफ कोर्स वहां अनंत जंगली गू वॉर्म्स थे। उनमें से एक बेहद मशहूर रैंक 2 गू था, ऑनियन एक्सप्लोजन गू। ये गू एक प्याज जैसा दिखता था, लेकिन यह हरा या सफेद नहीं था, बल्कि आग जैसा लाल था। एक बार एक्टिवेट होने पर यह एक तेज गंध छोड़ता था। जब जंगली जानवर इसे सूंघते तो वो गुस्से में आ जाते, अपनी जंगली प्रकृति दिखाते और उनके लोगों पर हमला करने की संभावना बढ़ जाती। इसलिए ऑनियन वैली क्रेसेंट लेक से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वो हीरोज असेंबली में शामिल होने के बजाय ऐसी खतरनाक जगह क्यों जाना चाहता था? लेकिन जल्द ही फैंग युआन ने अपना कारण बताया। बहुत समय पहले मैंने ऑनियन वैली में कुछ भेड़िए पाले थे। इतने सालों में बढ़ने के बाद वो जरूर परिपक्व हो गए होंगे और उनकी संख्या बढ़ गई होगी। तो ये बात है। गे ग्वांग की एक चमक उठी। एक एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर को पालना पोसना बहुत खर्चे वाला काम था। सिर्फ उनके जंगली जानवरों को रोज खाना खिलाने के लिए जरूरी भोजन ही एक खगोलीय आंकड़ा था। इन दिनों फैंग युआन के भेड़ियों का ख्याल रखने के लिए गे ट्राइब ने अपने बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च किए थे, जिससे गे ग्वांग को दर्द होता था और यूस इस बात का साफ अंदाजा हो गया था। इसलिए कई एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर जानवरों के झुंडों को अपने आप बढ़ने देना चुनते थे। वो कुछ उपयुक्त स्थान चुनते थे और कुछ जानवरों को बीज के रूप में पीछे छोड़ देते थे। समय समय पर वो उनकी विकास की जांच करने जाते थे। अगर जानवरों का झुंड बढ़ गया तो उन्हें फायदा होता। ऑफ कोर्स फायदा होने के चांसेस कम थे। ज्यादातर स्थितियों में जानवरों के झुंड सिकुड़ जाते
या यहाँ तक कि खत्म हो जाते। लेकिन इसके बावजूद ZYA डिटार एनस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स ऐसा करना चुनते थे। आखिरकार एनस्लेवमेंट पाथ रिसोर्सेस पर एक बड़ा बोझ था। कितने मोर्टल गू मास्टर फैंग युआन जैसे हो सकते थे जो अपने जानवरों के झुंडों को ब्लेस्ड लैंड में भेजे सके? जब फैंग युआन ने यह कहा तो गे ग्वांग तुरंत समझ गया। इतने सालों के बाद वुल्फ किंग अभी भी वहां है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने भेड़िए बचे हैं। लेकिन इस बार जब हम हीरोज असेंबली में शामिल होंगे तो जितने ज्यादा भेड़िए होंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर हमारा भेड़ियों का झुंड बड़ा होगा तो हमारे पास ज्यादा अधिकार और आवाज होगी। फैंग युआन की बातें सुनकर गे ग्वांग ने सर हिलाया, सहमति जताते हुए, लॉर्ड सुप्रीम एल्डर सही कह रहे हैं, तो हम कब निकले? आज ही, फैंग युआन ने कहा। चैप्टर एंड।